हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश में। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज होगी जिसका नाम है सामान्य अध्ययन अथवा जीएस। ये सुपर टेट के लिए एक रामबाण की काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, जब हम सुपर टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जीएस की सीरीज आपके लिए रामबाण की काम करती है। चाहे प्राइमरी की बात करें चाहे अपर प्राइमरी की बात करें, क्योंकि जीएस में विविध और जीएस को सम्मिलित कर लें तो 40 नंबर का प्राथमिक में और 60 नंबर का अपर प्राइमरी में, जिसे आप जूनियर कहते हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भैया देरी किस बात की, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए क्या आज की महत्वपूर्ण क्लासेज को। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंधित है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो जीएस की सीरीज आपके लिए चलेगी खासकर सुपर टेट के लिए, वो आपका क्या क्या होगा मैं एक बार आपको रिपीट कर देना चाहूंगा। जिसमें 10 नंबर का पर्यावरणीय, 30 नंबर का विविध, 5 नंबर का कंप्यूटर, ये हो जाएगा आपका 45 मार्क्स के। जबकि जो अपर प्राइमरी के लिए चलेगा वो 60 नंबर का अकेले सामान्य अध्ययन है। इसलिए यह सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलेगी आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आप लोग जब भी जुड़िएगा प्रश्नों के जवाब फटाफट दीजिएगा, क्योंकि अगर आज के प्रश्न आपने सभी सभी हल कर लिए, आपको सुपर टेट में कोई भी बाहर नहीं कर सकता। जी हाँ, आपकी एक सीट पक्की होगी। लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रश्नों का स्तर भी बढ़ रहा है। तो जब प्रश्न का स्तर बढ़ रहा है, हमें और आपको तैयारी का भी स्तर लगातार बढ़ाते रहना होगा। तो आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा और हमारी बात सुनाई दे रहा होगा। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ये मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। तो भैया जी फटाफट पहले कमेंट करें, कमेंट करने के बाद बताएं कि अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने किया था। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं। अस्थायी उपनिवेश का, सरकारी नौकरी करना है तो जीएस पढ़ना है। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट बताएं, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। बताएं किस विकल्प को ताला लगाया जाए। देखिए अलग अलग तरह के प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। देखिए आप लोग सही बताइए, क्योंकि देखिए सही अगर आप बताएंगे तो भी हम लोग आपके लिए बेहतर करना चाहेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि इसका उत्तर बताएं। देखिए इसका उत्तर जो होगा राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कैसे होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, आइए इस बात पे हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जी हाँ, क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। क्या होगा इसका उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कैसे होगा, आइए इस बात को भी हम अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए बंगाल में अस्थायी उपनिवेश अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और जो अस्थायी जो बंदोबस्त है इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से लेकर 1793 में किया था। इसमें जमींदारों को भू राजस्व का ईस्ट इंडिया कंपनी को 8/9 हिस्सा देना पड़ता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त में ईस्ट इंडिया कंपनी को 8/9 हिस्सा देना पड़ता था, जबकि 1/9 भाग यह जमींदार के पास रहता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो आपने देखा एक प्रश्न से कितने प्रश्न बने। पहला प्रश्न क्या बना कि अस्थायी उपनिवेश को हम अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता था, यह 1786 से लेकर 1793 में इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ठीक है, जिसमें भू राजस्व का 8/9 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती थी और 1/9 भाग जो होता था वह अपने पास जमींदार रखता था या जमींदार को मिलती थी।
और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए प्रयास करिएगा इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर करके आइएगा। अगर आपको इस क्लास का पूरा आनंद लेना है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट बताइएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। पहली बात तो वीसीजी का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। वीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं कि वीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। वीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि वीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। बैक्यूल्स का कालमेट जेरिन, इसका टीका जो होता है टीबी के लिए, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। किसका? टीबी, क्षय रोग। इसके विरुद्ध तो उसको कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस। क्या कहते हैं? ट्यूबर क्लोसिस। जितने लोगों ने बी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही था। जी हाँ, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया था वे सभी आज के कौन बनेगा मास्टर का विजेता रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा सभी लोग इसका जवाब दें। महात्मा गांधी को किसके अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बहुत आसान प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एकदम आसान प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का जो उत्तर दे देगा, एक प्रश्न मैं और पूछूंगा, उसका जो जवाब दे देगा, मैं ये मानूंगा उसका सुपर टेट और सरकारी नौकरी जरूर करेगा। इस प्रश्न का उत्तर तो गोपाल कृष्ण गोखले सही है, लेकिन आपको यह बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? इनका राजनीतिक गुरु कौन था? जी हां, इस प्रश्न का जो जवाब दे दिया इसको हम ये मानेंगे कि वह मास्टर या सरकारी नौकरी जरूर बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? फटाफट कमेंट करके बताएं। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और गोखले का राजनीतिक गुरु कौन है? फटाफट कमेंट करके बताएं। गोखले का राजनीतिक गुरु कौन है? कमेंट करके बताएं। जो सही जवाब दे देगा तो ये मानेंगे कि वो सरकारी नौकरी जरूर करेगा। सही लोग बताएं जी। उनके मोहम्मद अली जिन्ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। मोहम्मद अली जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। जी हाँ दोस्तों, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर? कोई डाउट यहां से? आप लोग शेयर कर दीजिए। पहले सबसे पहला काम आप लोग शेयर करके आइए। सभी लोग को शेयर कर दीजिए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया भगवान उनको जल्दी सरकारी नौकरी दिलाए। अनलाइक करने वाले जिंदगी भर यही करते रहे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चाहे इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं अपने पास सुरक्षित। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली, बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो यहां पे ये जो जल राशि है, ये भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है, ये कौन सी जल राशि है? सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए, उसको कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अच्छा, अंडमान निकोबार को अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? पाक जल संधि। पहले इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अगर सरकारी नौकरी करना है तो भैया जीएस पढ़ना पड़ेगा, और अगर सरकारी मास्टर बनना है तो जीएस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएस आपके 45 नंबर की पीआरटी प्राइमरी की है और जूनियर के लिए 60 नंबर आपके लिए है। इसलिए डेली क्लास आप 9:30 बजे पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले। अगला है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा कब भारत आया, या कालीकट की जो बंदरगाह थी वो कहां पे पहुंचा? तो भैया कालीकट किस राज्य में है? एक छोटा सा प्रश्न आप जवाब दीजिएगा। कालीकट किस राज्य में है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, कालीकट किस राज्य में है? कालीकट किस राज्य में है?
माना ये भारत बहुत अच्छा भारत तो नहीं बना, काम चलाऊं भारत बन गया। तो आपको बस ये बताना है जो कालीकट है वो कहाँ है। मैं काम चलाऊं भारत बना दिया ताकि आपको समझने में आसान रहे। ये कालीकट जो यहाँ पे है, ये कौन सा राज्य है? केरला। तो आपको पता चला कि केरल है। कालीकट जो बंदरगाह है कहाँ पे है? केरल में है। केरल का जो तट है वहीं पे कालीकट बंदरगाह है। यहाँ पे 1498, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही जब आपने दिया है। 1498 में वास्को डिगामा आया था और समुद्री मार्ग का खोज करने वाला यह नाविक था। और ये उत्तर मासा अंतरिम के पास पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। उत्तर उत्तमाशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तमाशा अंतरिम के पास पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। जी हाँ दोस्तों, पहला यूरोपीय नाविक था कौन? वास्को डिगामा। और ये भारत की खोज में निकला था समुद्री मार्ग से लिए, और इसका उत्तर आपको 1498 मिल गया। एक छोटा सा प्रश्न है, उसके बंदरगाह पे किसने उसका स्वागत किया था? उसका नाम बताइए कि वास्को डिगामा का कालीकट के बंदरगाह पर किस व्यक्ति ने इसका स्वागत किया था। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दे। मैं आपकी सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं। प्रतिदिन आप 9:30 बजे इस क्लास में जरूर आइएगा। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह आपके काम आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? फटाफट प्रश्न के जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। जमोरिन एकदम राइट आंसर। डेली क्लास की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। और ऑनलाइन क्लास 6306344367 पर है। ऑनलाइन नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति, भैया लाखों रुपए का सवाल है, देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन देता है। देखिए ये प्रश्न अभी विवादित था यूपी टेट में। देखिए जो ये जनजाति है उसका नाम है थारू। क्या नाम है? थारू। और ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तरांचल, उत्तराखंड और नेपाल के दक्षिणी भाग, हिमालय की तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहां? हिमालय की तराई भाग में। हिमालय की तराई भाग में यह जनजाति पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 20 का राइट आंसर है। जितने लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब सही हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों, जय हिंद दोस्तों एक तरफ से सभी को। अब आप हमें बताइएगा कमेंट करके, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 243 किसकी व्याख्या करता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 4-3-2-4-2-6-3-9। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसका एक ट्रिक है। क्या है इसका? एक ट्रिक है छोटा सा, मैं चाहूंगा वो भी बताएं। फटाफट बताइएगा कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए जो भूमि सुधार है ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन किया गया था, इसलिए यह विकल्प आपका गलत है। पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, ये संविधान के अनुच्छेद 51 कम है। अगर इसकी बात करें मौलिक कर्तव्य की तो ये आर्टिकल 51A में है। ठीक है, और भाग 4 का में। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, ये तो यहां ही नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? सभी दोस्तों बताएं फटाफट। पंचायती राज व्यवस्था, एकदम सही जवाब। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो आप बताइएगा कि पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस भाग में है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। जी हाँ, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, और जीएस में आपको यह बताना पड़ेगा कि किस भाग में है। इसका छोटा सा ट्रिक है कि 2 + 4 + 3 = 9, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा किस भाग में है। जी हाँ, 9 भाग में है, लेकिन कुछ लोग अनुच्छेद 40 को बता रहे हैं, वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। जी हाँ, इसका ट्रिक है 4 2 6 3 9। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बताया आप लोगों ने। लेकिन एक छोटा सा काम करिएगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो कम से कम 10-10 लोगों को प्रतिदिन क्लास में जोड़िएगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जीएस किसी तरह व्याख्या आपके बीच करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? साइंस को भी मिला लिया जाए तो हम आपकी 60 नंबर की तैयारी करा रहे हैं प्राइमरी के लिए, और 60 नंबर की अपर प्राइमरी के लिए है। तो दोस्तों 60 नंबर माने रखती है, पॉइंट में सिलेक्शन होता है। जी हाँ, सभी लोग बताएं
देखिए ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसकी खोज किसने किया था? जी हाँ, प्रिस्टले ने किया था। जी हाँ, बहुत ही सही जवाब दिया आप लोगों ने, प्रिस्टले ने किया था। एकदम राइट आंसर, प्रिस्टले ने किया था। ठीक है। जबकि वास्तव में ऑक्सीजन तत्व की खोज 1772 में कॉल लीसे नामक विद्वान ने पोटेशियम नाइट्रेट गर्म करके प्राप्त किया था। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 20 का राइट। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए, लाखों रुपए का सवाल है कोई माई का लाल बताने वाला? है कोई वीर इसमें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताने वाला? फटाफट कमेंट करके बताए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है कोई माई का लाल फटाफट बताने वाला? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, फटाफट। जो लोग लाइव देख रहे हैं, तब तक मैं भारत का एक मैप ड्रा कर लेता हूं ताकि आप लोग को इसको अध्ययन करने में थोड़ी सी मैं मदद कर सकूं। ठीक है, माना ये भारत है हमारा। ठीक है, अब देखिए, आप बताइएगा। तो आप लोगों ने बताया कि इसका उत्तर होगा कोयम्बटूर, लेकिन भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है, जो गुजरात में है। भारत का मैनचेस्टर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का कानपुर है। जी हाँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। जी हाँ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आप लोगों ने कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। लिख लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वो कहां पे है? कानपुर में है। जबकि जो भारत का मैनचेस्टर है वो कहां पे है? अहमदाबाद में है। कहां पे? लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वो कहां पे है? अहमदाबाद में है, गुजरात में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहां पे है? ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। क्लियर हुआ आप सभी को? उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, ये यूपी में है, ये तमिलनाडु में है, और ये गुजरात में है। क्लियर? यहाँ पे 3 प्रश्न मैंने आपको बना के बता दिया ताकि भविष्य में। अब बताइए, इस दिए गए प्रश्न में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, इसमें विकल्प में ही बताना है, और इस प्रश्न में ही एक और बताना है, भारत की सूचना तकनीकी की राजधानी किसे कहते हैं? 4 विकल्प में से आपको बताना है, इसमें भारत की सूचना तकनीकी की राजधानी कौन है? तो फटाफट कमेंट करके बताएं, भारत में सूचना तकनीकी की राजधानी क्या है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएं क्या है भारत में सूचना तकनीकी की जो राजधानी है वो क्या है? सभी लोग फटाफट करके बताएं। तो आपने इसका उत्तर बताया, जी हाँ, बंगलुरु एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकदम जीएस को तोड़कर पढ़ाएंगे। 60 नंबर की तैयारी आपको, प्राइमरी सुपर टेट 60 नंबर की जीएस जूनियर के लिए स्क्रीनशॉट करिएगा, मैं इसे रेज करने जा रहा हूं। अगला प्रश्न आपके आ गया, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको मैंने प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसको मिलेगा कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। पहले काम, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन लाइक करने से क्या होगा, ये हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी ताकि हम आपके लिए और अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की व्याख्या लेकर आए। अगर आप शेयर करेंगे, संख्या अच्छी रहेगी तो बड़े प्रश्न लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर कौन वीर है जो बताएगा, कौन है आज का मास्टर जो बताएगा? वो है तमिल साहित्य। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे गए तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सबसे पहले इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं ने राज्य के संरक्षण में किया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों लेखकों की रचना का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। वही काम किसका होता था? संगम का होता था। और ये एक तमिल साहित्य है। तो जितने लोगों ने इसका उत्तर ए बताया था वो उन लोगों का उत्तर सही है। जी हाँ, ये तमिल साहित्य होता था। मैंने इसकी व्याख्या कर दी, और इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती जीएस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की स्क्रीनशॉट चाहे तो लेकर आप इस प्रश्न को अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे लगा सकते हैं, और ताकि आपके साथ अन्य बच्चे भी जाने इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंजलि की जो पुस्तक है उसे महाभाष्य कहते हैं। जी हाँ, महाभाष्य। एक प्रश्न आपका यहां से बन गया कि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? महाभाष्य। एक प्रश्न आपका तैयार हुआ कि क्या है? महाभाष्य उनकी पुस्तक का नाम है। अब बताइएगा,
सभी लोग बताइएगा, सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा के शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। ठीक है, ये उन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? शीश का राइट आंसर होगा दोस्तों। शीश का सही जवाब। अगर आपको सरकारी मास्टर बनना है तो भैया जीएस आपको प्रतिदिन पढ़ना है, और प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देखना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आप लोग संख्या नहीं, इसलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी संख्या पता नहीं क्यों कम रहती है, या तो विद्वान ज़्यादा होंगे। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लोहे का जो नम वायु होती है, मॉइस्ट एयर में रखने पर ये भूरे रंग की परत जमा होती है, जिस कारण लोहे का जो वजन होता है बढ़ता है या कम होता है। ये भूरे रंग का जो परत होता है इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड, लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही जंग लगना कहलाता है। बताइएगा, जब उस पर लोहे पर होता है तो बताइए सभी लोग कि कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? ए की बी? ए की बी? फटाफट कमेंट करें, विकल्प किसको ताला लगाया जाए? जी हाँ दोस्तों, उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जब उस पर जंग लगती है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है, और बाद में वही जो जंग होता है नीचे गिर जाता है तो लोहा हल्का हो जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मुझे पता था यही कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। आप लोग जानते रहिएगा, कोई बता रहा है गलत तो आप देख लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रतिदिन क्लास 9:30 बजे चलती है। जी हाँ, 9:30 बजे एकदम राइट टाइम। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे मैंने पढ़ाया है, और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को सभी लोग बताएं। देखिए, कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मैं एक काम चलाऊंगा, भारत बना दे रहा हूं। ठीक है, माना ये भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं बना, माना ये भारत है, और जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। आइए इसके बारे में जानते हैं। मी से मिजोरम यहाँ पे है, त्र से त्रिपुरा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, प से पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, र से राजस्थान यहाँ पर है, ग से गुजरात यहाँ पर है, म से मध्य प्रदेश यहाँ पर है एमपी, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। लेकिन असम नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर असम नहीं होगा। तो भैया 1 2 4 इसका विकल्प क्या होगा? शीश का राइट आंसर होगा। जी हाँ, शीश का राइट आंसर है, शीश का सही जवाब है। अब बताइए, क्या मुझे पढ़ाने में कोई कमी है कि आप लोग की संख्या नहीं बढ़ रही है? आप लोग बताएं जरा, पढ़ाने में कोई कमी है, डिफाइन करने में कोई कमी है, या मैप बनाना अच्छे से नहीं आता? क्या ऐसी कमी है जो आप लोग संख्या नहीं बढ़ रही है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी को शेयर कर दें, और आपकी महान कृपा होगी, पैसे नहीं कटेंगे। सभी जितने भी ग्रुप होंगे कम से कम 10-10 लोगों को जोड़िए। प्रतिदिन जीएस की क्लास में 9:30 बजे जो चलती है। कल से रीजनिंग क्लास शुरू होने जा रही है, साइंस की क्लास 7:30 बजे लगती है, साइंस की क्लास आपके 7:30 पर होती है। देखिए, अगर आप सुपर टेट की जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस भी पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह विवादित प्रश्न है, यहां पे विवादित प्रश्न है। देखिए, ये विवादित प्रश्न है, और इस विवादित प्रश्न के बारे में आपको बताना होगा। सभी लोग फटाफट शेयर करें,
और टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़िएगा जो भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं, क्योंकि क्लास की लिंक और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पर। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, उसके लिए 6306344367 पर ऑनलाइन क्लास भी, नोट्स भी उपलब्ध हो जाएगा। इस समय 5 जुलाई तक 1999 रुपये में आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है, अगर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा है, अस्थाई और अस्थाई नहीं पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। क्या होगा? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह बैठक संपन्न नहीं हो पाई थी। यह बैठक पुनः 2 दिन के बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया, लेकिन अभी आयोग ने जो माना है उसके हिसाब से इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? उसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट चाहे तो प्रश्न की कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं आपको क्या करना है, क्योंकि जो मैं प्रश्न लाऊंगा वो जीएस में विज्ञान को भी मैं सम्मिलित करके लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके 60 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 60 नंबर का 10 नंबर की जीएस, 30 नंबर की विविध, 5 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का साइंस, 60 नंबर जूनियर और 60 नंबर प्राइमरी की तैयारी होगी आपकी। इसलिए इस क्लास में प्रतिदिन रात 9:30 आप लोग लाइव आ जाया करिए। प्रतिदिन रात 9:30, 7:30 साइंस की क्लास है आपकी। देखिए, एक ग्रंथ है जिसमें अंतरस्रावी बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं। देखते हैं कौन ऐसा है जो इस प्रश्न का जवाब देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। अगर सरकारी नौकरी करना है तो जीएस आपको जरूर पढ़ना होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, यहाँ पे अंतरस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की बात कर रही है, तो अग्नाशय जो ग्रंथि है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, मानव शरीर की यह बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी दोनों तरह कार्य करती है। इसके अंतरस्रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन नामक हार्मोन तथा बहिर्स भाग से क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है। इसमें एंजाइम होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का विकल्प सी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। जो क्लास की बाद में जुड़ते हैं वो क्लास को स्टार्टिंग से देखेंगे, हर एक प्रश्न का आनंद लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी आसान है कि भारत में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल भाषाओं का खेल है। अगर आपने यह प्रश्न लगा लिया तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताएंगे। भारतीय राज्य में, ठीक है, राज्य में, क्योंकि अगर ये संसद की बात करता, अगर यह प्रश्न संसद का होता, अगर यह प्रश्न संसद में पूछता तो संसद में क्या होता? इसका उत्तर लोकसभा होता। क्या होता? लोकसभा होता। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा है यह विधानसभा का पूछा है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा का पूछा है। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा? राज्य विधानसभा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग फटाफट बताएं कौन ऐसा आज का कौन मास्टर है जो इसका उत्तर बताएगा। देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं करता है, सी वाले एकदम गलत हैं। वित्त मंत्री भी नहीं करता, गलत है। आइए इसके बारे में बताते हैं। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ये दोस्तों जानते रहिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। यह बात आप कॉपी कलम पे लिख लीजिएगा, जानते रहिएगा। और कोई भी विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बात आप जानते रहिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा, लिख कर रखिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसका उत्तर ए होगा। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आपके सामने है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी किस कारण से है? यह सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दें। देखते हैं आज इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। और प्रतिदिन रात 9:30 जीएस की महागाथा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर सरकारी नौकरी करनी, जीएस आपको पढ़नी होगी, आइए
देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव भी है, वैश्विक तापमान भी है, ओजोन परत का अच्छा है, लेकिन ये सभी किसकी वजह से है? आबादी बढ़ने की वजह से। ये सभी कारण आबादी बढ़ने की वजह से है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह डी का राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रतिदिन रात 9:30 बजे, जी हाँ, टाइम आप लिख लीजिएगा, अलार्म लगा लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, जब आबादी बढ़ेगी तो आबादी बढ़ने से क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, वैश्विक तापमान होगा, ओजोन परत का, किसका? सबका जो टॉपिक है आबादी बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का कौन से विकल्प पे ताला लगाया जाए? केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? फटाफट बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? किस विकल्प को ताला लगाया जाए? केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? माने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है? इस दिए गए विकल्प में, दिए गए विकल्प में बताइएगा, दिए गए विकल्प पे आपको बताना है। देखते हैं आज प्रश्न का उत्तर कौन है। माई का लाल कौन है? माई की लल्ली जो प्रश्न का जवाब देती है, फटाफट कमेंट करें। और विद्या माई कसम वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। बताइए आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग पैसा लगता है, बताइए आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर सकते यार? इतनी मेहनत से हम आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, उससे हमको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब जैसे अगर आप पढ़ाए, जैसे आप जब अध्यापक हो जाएंगे, जब किसी कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों से कहेंगे आज आप लोग को हम एक अच्छी टॉपिक पढ़ाएंगे, कल सभी लोग आना। तो यार एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। आइए इसके बारे में बताऊं, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है। पहले मैं एक छोटा सा भारत का मैप ड्रा करूंगा, क्योंकि आज हमसे मैप सही नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों। सही नहीं बना मैप, कोई बात नहीं, ठीक है, माना ये भारत का मैप है। अब यहाँ पे देखिए, पांडिचेरी एक ऐसा है जो 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैला। देखिए, कराईकल, देखिए यहाँ पे हो गया यनम, पुदुचेरी, कराईकल, पुदुचेरी, यनम, माहे। तो एक फैला है आंध्र प्रदेश में, 2 पुदुचेरी कराईकल ये है आपका तमिलनाडु में, माहे केरल में है। माहे क्या है? केरल में। तो जो पुदुचेरी 3 स्थानों पर फैला हुआ है, जानते रहिएगा, ये 3 जगह फैला हुआ है, और इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा? पांडिचेरी होगा। और आपको पता है दिल्ली के बाद, दिल्ली के बाद कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा का चुनाव होता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। दिल्ली के बाद कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा का चुनाव होता है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, क्योंकि आपका जवाब देना ही ये बताता है आप कितना सक्रिय हैं इस प्रश्न में, जो मैं पढ़ा रहा हूं कितनी सक्रियता है आपकी। माहे, पांडिचेरी, कराईकल और यनम। माहे यहाँ पे केरल में है, सबसे छोटा जिला है भारत का। देखिए, दिल्ली के बाद पांडिचेरी, पुदुचेरी कैसा है जहां पर विधानसभा का चुनाव होता है, और विधानसभा का 30 सीट पुदुचेरी में और 70 सीट दिल्ली में है। यह बात आप जानते रहिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। और हो सके तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इस प्रश्न को 10 लोगों को भेजेंगे, 10 लोगों को शेयर करेंगे, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, और बाकी आपकी इच्छा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेकिन अगला प्रश्न है, विश्व का जीवित पक्षी सबसे छोटा अंडा देता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे आप। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? देखिए, डेली क्लास के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च कर लेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित जानकारी ले सकते हैं। 5 तारीख तक आप 1999 में सुपर टेट की संपूर्ण क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी। अब आपको हमें ये बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पढ़ाने में कोई कमी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका उत्तर होगा बी, हार्मिंग बर्ड। बहुत ही लोगों ने इसका जवाब दिया है, 20 का राइट आंसर होगा बी, हार्मिंग बर्ड। जी हाँ, ये सम्मान रंगीन पंखों वाली पंछी है, ठीक है। ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, ये विश्व का सबसे छोटी पक्षी है, सबसे छोटी पक्षी है, और सबसे छोटा अंडा भी देती है। छोटी पक्षी है तो अंडा भी छोटा देगी, ठीक है। ये चिली के वनों में पाई जाती है। जी हाँ, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली के वनों में पाई जाती है, चिली के वनों में पाई जाती है। ये लिख लीजिएगा, कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि जो हार्मिंग बर्ड है वो कहाँ पाई जाती है। आधे घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुका है, अभी आगे पढ़ते रहिएगा और आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा।
अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो परीक्षा वाले प्रश्न है, तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, लाइक करिएगा। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की योजना किससे संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत सारे यहाँ बहनें हमारी देख रहे हैं, बहुत सारे मित्र हमारे देख रहे हैं, बहुत सारे भाई हमारे देख रहे हैं, तो सभी लोग ये कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उद्देश्य क्या था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। जी हाँ, पानीपत। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हरियाणा में पानीपत आप जानते हैं 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। एक बड़ी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? मराठों और किन के बीच लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? तो ये सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? जीएस की खाल निकालना। तो जीएस की खाल तब निकलेगी जब आप जैसे लोग प्रतिदिन क्लास में जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाएंगे। सोचिए 9:30 से क्लास चल रही है, हम आपको पूरी दुगनी मेहनत से बताएंगे। देखिए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान जो बालिकाओं को सशक्त बनाना, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि लिंगानुपात जो होता है उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। 1000 पुरुषों पर, माने 1000 पुरुष पर फीमेल की संख्या, माने 1000 मेल पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहते हैं। दूसरी बात, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? कमेंट करके बताइएगा। और उत्तर प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? और भारत में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है? क्योंकि इस योजना का शुरुआत करना पानीपत का हरियाणा क्यों चुना गया? कारण ये बताइएगा, क्यों पानीपत के हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो शुरुआत की गई थी वह क्यों हरियाणा शुरू की गई थी? सभी लोग कमेंट करके बताएं हरियाणा का लिंगानुपात क्या है, हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न से हमें 10-10 प्रश्न तैयार करना है। क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलेगा, सिलेक्शन के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए हमें जान लगानी पड़ेगी। और 9:30 आपको लाइव आनी पड़ेगी। जी हाँ, 7:30 साइंस की क्लास चलेगी। जौनपुर, जी हाँ, जौनपुर आपका सही जवाब रहा कि जौनपुर आपका सही जवाब है कि जौनपुर में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, 1024। जी हाँ, हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है? कमेंट करके बताइएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांति तिलहन उत्पादन में है? जी हाँ दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। ये क्लास आपकी पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय से चल रही है, इसीलिए फटाफट बताएं, वीडियो को फटाफट शेयर करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, इसके बारे में हमें तोड़कर जानना है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि से है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में जो है वो नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है यहाँ पे, जी हाँ, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध से है, दूध से है, मिल्क से है। और जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति किससे है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण क्रांति का जो है वो बागवानी से है। जी हाँ दोस्तों, बागवानी से है। तो एक ही प्रश्न बचा। भी यहाँ, ठीक है, आप अपने जिले का नाम बताते चलिएगा और अपने जिले की विशेषता बताते चलिएगा, ताकि जीएस के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। देखिए, इसका उत्तर होगा पीली क्रांति। अब एक प्रश्न आता है कि भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा किस फसल पे प्रभाव पड़ा? सभी लोग कमेंट करते रहिए। क्या आप लोग डेली 9:30 क्लास में रहेंगे? प्रतिदिन 9:30 की क्लास में, जीएस की क्लास में आप लोग रहेंगे? तो आप हमें बताइएगा। 9:30 जो जीएस की सीरीज चलेगी उसमें जो हरित क्रांति भारत में लाया गया था उसमें सबसे ज्यादा किस फसल को प्रभाव पड़ा? तो आप देखेंगे कि मोटा अनाज। पहले अगर ऑप्शन में मोटा अनाज है तो मोटा अनाज लगाएंगे, नहीं तो गेहूं और चावल। नहीं तो क्या लिखेंगे? गेहूं और चावल पर किसका, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा? मोटा अनाज में, गेहूं और चावल में। ठीक है, दूसरी बात, आप ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई थी, पहली हरित क्रांति कब आई थी? तो याद रखिएगा, भारत में जो पहली हरित क्रांति आई थी वह 1966-67 में आई थी। और भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई थी? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? कमेंट करके बताएं। हरित क्रांति का जनक भारत में कौन कहा जाता है, विश्व में कौन कहा जाता है? हरित क्रांति कहते किसे हैं? देखिए, हरित क्रांति किसे कहते हैं कि उन्नतशील बीज, कृषि का यांत्रिकरण करके तथा उन्नतशील बीज और रासायनिक खादों उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना ही हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन
कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, उसे ग्रेट रेवलेशन कहते हैं। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जहां पे प्रतिदिन क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर बिना स्पेस दिए, जी हाँ दोस्तों, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा और हम लोग इतिहास रचेंगे। सभी को नौकरी मिलेगी, जितने लोग मेहनत से पढ़ेंगे, कि बिना जीएस के सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 60 नंबर आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। सही जवाब आप सबका। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये क्लास 9:30 बजे चल रही है, इसलिए यहां पे आपको बताना है, भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? यहां पे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यहां पे आपका 2 प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न आपका हो गया, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न बनेगा, खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है? खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों सभी लोग फटाफट बताएं। जी हाँ, आप सभी को उत्तर आ रहा है। देखिए, ग्लूकोज जो होता है ये खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देता है, इसलिए, और तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ये बात, विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो जिम करने वाले होते हैं, जिम वाले या बॉडी बिल्डर वाले जो होते हैं, या मसल्स का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है? मसल्स के लिए किससे? तो याद रखिएगा दोस्तों, मसल्स के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होते हैं। जिम वाले प्रोटीन का यूज करते हैं, इसलिए इसका उत्तर प्रोटीन होता है। लेकिन इस दिए गए प्रश्न का उत्तर ग्लूकोज होगा। मक्खन क्या होता है? किस अभिक्रिया के दौरान मक्खन निकलता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, किस अभिक्रिया के दौरान मक्खन प्राप्त होता है? कौन सा भौतिक विज्ञान का नियम काम करता है जिसकी वजह से मक्खन निकलता है? विटामिन की खोज फंक महोदय ने की थी। जी हाँ दोस्तों, फंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए, किस अभिक्रिया के बाद, किसके बाद मक्खन निकलता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है यह प्लेटफॉर्म आपके जीएस के लिए बढ़िया है, तो प्रतिदिन रात 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाया करिए। जी हाँ दोस्तों, रात 9:30 बजे बिना कुछ कहे अब केंद्रीय बल से मक्खन निकलता है। कई क्वेश्चन तैयार हुआ, सोचिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न तैयार हुए। और यह क्लास आपको प्रतिदिन 9:30 बजे चलती है। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं ज्वाइन किया होगा तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है। टेलीग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव चलती है हमारे आपके बीच। जीएस की सुपर 30 सीरीज। देखिए, सोलर बी, सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? सोचने वाली बात है। ऐसे ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह लॉन्च 2006 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह 2006 में लॉन्च किया गया था। और कहां से, किस देश ने लॉन्च किया था? तो फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग बताएं। देखिए, अमेरिका की जो है वो नासा है। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? फटाफट कमेंट के बताइएगा। इसका उत्तर होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जापान होगा। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। और यहां पे भूकंप आता है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसकी शुरुआत टी से होती है। टी साइलेंट है। और चीन की विशेषता बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसे देश है जिसकी सबसे ज्यादा देशों से सीमा लगती है? तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा 13 देशों से लगती है। अमेरिका नासा है, नासा का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और रूस की राजधानी यूरोप महाद्वीप में है। जी हाँ दोस्तों, रूस की राजधानी यूरोप महाद्वीप में है, जबकि ज्यादातर हिस्सा इसका जो है वह एशिया महाद्वीप में है। जी हाँ, रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या बताएं, क्या पढ़ाने में कोई कमी है तो फटाफट बताएं, और नहीं कमी है तो वीडियो को शेयर करें। सरकारी नौकरी करना है, सरकारी मास्टर बनना है, तो बिना जीएस पढ़े आप नहीं बढ़ सकते। प्रतिदिन रात 9:30 बजे देखना ना भूलिएगा जीएस की महागाथा सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो आप लोग बताएं, क्या आप लोग प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि भैया भारत का जो है क्या है इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, माननीय इंदिरा गांधी ने किया था। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन था, इसलिए इसकी फुल फॉर्म याद करिएगा। इसरो भारत का है और नासा अमेरिका का है। इन दोनों का फुल फॉर्म याद करिएगा, क्योंकि यहां से ही आपका सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और बिना जीएस की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। जीएस की मैं गारंटी लेता हूं, मैं अकेले आपको जीएस का वो सारे पैटर्न, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास क्लियर कर ले। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और मैं आपको शायद प्रश्न दिखाई भी दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का बताएंगे जवाब। आइए मैं इसका एक बेस्ट मैप बना देता हूं और उससे मैं बहुत सारे प्रश्न आपके कराऊंगा। जी हाँ, भारत का मैप बनाने के बाद मैं आपके बहुत सारे प्रश्न कराने जा रहा हूं। मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा, गालियां मत दीजिएगा, क्योंकि कॉपी पे बनाने की आदत है, इस पर नहीं। माना ये भारत है, ठीक है, माना ये हमारा भारत है। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के स्थल सीमा से जुड़े हुए 7 देश हैं, लेकिन इनकी सीमा भारत के 17 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा यहाँ पे बांग्लादेश की है, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, किसी किसी किताब में आपको 80 किलोमीटर मिल जाएगा। दूसरी बात, इनकी 17 राज्यों सीमा स्पर्श करती है और 7 देशों से, जिसका अगर आपको ट्रिक है तो ट्रिक आपको बता दे। ट्रिक लिखना चाहे लिख लीजिएगा। बचपन में बीए किया, बचपन में सॉरी मैं छूट गया, बचपन में बीए किया, ठीक है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 7 देशों से सीमा लगती है और 17 राज्यों को स्पर्श करती है। और एक बात याद रखिएगा, भारत का कौन सा ऐसा विदेशी है, विदेशी स्थल सीमा जो भारत के केवल एक राज्य को स्पर्श करती है? कमेंट करके बताइएगा, भारत का कौन सा ऐसी विदेशी सीमा है जो भारत के केवल एक राज्य को स्पर्श करती है? तो उसका जवाब फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसी विदेशी सीमा है जिसकी सीमा केवल भारत के एक राज्य को स्पर्श करती है? जी हाँ दोस्तों, वो है आपकी अफगानिस्तान, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पर्श करती है। जम्मू एंड कश्मीर की, जो आप केंद्रशासित प्रदेश हो गया, स्पर्श करती है। किसी किताब में 80 किलोमीटर, किसी किताब में 106 किलोमीटर सीमा का निर्धारण आपको मिलता है। दूसरी बात आपको यहां से जानना होगा कि देखिए जीएस के लिए आपको मैं पूरा जीएस, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं जो मैं पढ़ाऊं वही प्रश्न आए, लेकिन जो इसकी व्याख्या है यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक और यहां से प्रश्न होगा कि पाकिस्तान से पूछता है कितने देश की राज्य की सीमा लगती है? इसका ट्रिक है पंगु राज। पाकिस्तान से 4 राज्य की सीमा लगती है। प से यहाँ पे आपका हो जाएगा पंजाब, ग से गुजरात और र से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 राज्यों की सीमा भारत के पाकिस्तान से लगती है, 4 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या? और देखिए एक प्रश्न यहाँ पे किसी ने सिक्किम कमेंट किया, तो मैं सिक्किम को बताना चाहूंगा। भारत के सिक्किम, यहाँ पे देखिए सिक्किम है, एक राज्य की स्पर्श करता है, किसको? पश्चिम बंगाल को। भारत का कोई भी राज्य बताएं जिसकी सीमा सबसे कम राज्यों का स्पर्श करती है, तो वो है पहला सिक्किम। पहला है सिक्किम, जो भारत के एक राज्य को स्पर्श करता है, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। दूसरा है मेघालय। बताइए मेघालय की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, मेघालय की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है केवल एक राज्य, जिसका नाम है असम। जिसका राज्य क्या है? असम। केवल असम को स्पर्श करती है और सिक्किम पश्चिम बंगाल को। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। सुपर टेट की महागाथा सीरीज है ये, और 5 जुलाई तक आप 1999 रुपए में पूरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका उत्तर होगा किन्नौर। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो किन्नौर है। देखिए किन्नौर कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला है, जिसकी सीमा तिब्बत या चीन से लगती है। जी हाँ, जिसकी सीमा कहाँ से लगती है? तिब्बत या चीन से लगती है। किन्नौर जिला है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। किन्नौर जिला, जिसकी सीमा कहां से लगती है? यहां से लगती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की सीमा क्या हिमाचल प्रदेश से लगती है? और उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? मैं इतनी मेहनत से अगर पढ़ा रहा हूं, अगर आपको
लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो शेयर जरूर करिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इस प्रश्न को दोबारा व्याख्या कर दूं, मैं इसको दोबारा व्याख्या करूंगा, एक बार इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट आप ले लें। प्रतिदिन रात 9:30 बजे टेलीग्राम की लिंक अभी आपको मिल जाएगी, इसकी स्क्रीनशॉट करिए। देखिए यहां पूछ रहा है कि कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। भारत का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कहां पे है ये। कि मैप भी अच्छा नहीं बन रहा है आज, माना ये मैप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिला की बात करेंगे तो ये किन्नौर जिला यहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। किसको स्पर्श करता है? चीन, तिब्बत आधिपत्य चीन को स्पर्श करता है। तो यहां पे पूछा है अंतरराष्ट्रीय, तो यहां पे अंतरराष्ट्रीय में यहां पर है, ये देखिए यहां पर है, मतलब यहां पर, मतलब मैं यहां पे मैप में। जिले के बारे में देखिए, 2 जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला, विश्व का सबसे बड़ा जिला क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्या होगा? और सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा जो है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा है यहां पे है, और जो सबसे छोटा यहां पे है। सबसे छोटा माहे है, सबसे छोटा माहे है। सबसे बड़ा क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? सबसे छोटा माहे है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सबसे बड़ा क्या है? गुजरात में है, लेकिन कौन है? कमेंट करके बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? भैया कच्छ है, कच्छ। जब मैप में आप देखेंगे कच्छ, यहां पे दलदली क्षेत्र दिखेगा, यहां पे दलदली दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ना अगले प्रश्न की तरफ। मैंने जिला पूछा था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोनोजाइट अयस्क क्या है? आइए इसके बारे में आपको काफी विस्तृत व्याख्या करके बताऊंगा, ये मोनोजाइट क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताऊंगा मोनोजाइट की और भारतीयों की। देखिए अब मैं मैप बनाना चाहूंगा भारत का। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं तब तक मैप बना ले रहा हूं। मुझे मैप बनाने में मजा आता है ना, भले गलत बने। ओहो, बन ही नहीं रहा अब तो। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। मैं इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बताऊंगा ना आपको। नहीं बन रहा, चलिए माना ये भारत है, ठीक है। नहीं बना आज, देखिए सॉरी, ये भारत हो गया आपका। देखिए भारत में यहाँ पे केरल का तट है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। ध्यान देखिएगा, ये अरब सागर है। अरब सागर के पास, अरब सागर के पास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है? केरल का तट है, या मालाबार। एक तट है जिसका नाम है मालाबार। कौन सा तट है? मालाबार। कौन सा तट है? मालाबार। मालाबार तट के पास यहाँ पे एक बालू पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बालू, बालू पाई जाती है। इस बालू में मोनोजाइट होता है। क्या होता है? मोनोजाइट होता है। क्या होता है इसमें? मोनोजाइट होता है। ये एक अयस्क है। ये क्या है? मोनोजाइट एक अयस्क है। मोनोजाइट एक अयस्क होता है, और ये समुद्र तट है। समुद्र तटी जो मोनोजाइट रेत होती है, इसमें विश्व का 75% थोरियम पाया जाता है। विश्व का 75% थोरियम पाया जाता है, और यह दक्षिण भारत में है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले जो है, ठीक है, पहले क्या होता था? पहले जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में यहाँ की रेत मतलब यहाँ की मोनोजाइट बालू ले जाते थे और खूब पैसा देते थे। तो भारतीयों को लगा यार इतना पैसा देके बालू बेचते, तो बालू बेचने लगे। कि बाद में सोचे कि भैया ब्रिटेन कहीं बालू खरीदता है, तो बाद में पता चला इसमें थोरियम पाया जाता है। तो आपको कितना प्रश्न यहाँ से तैयार हुआ कि जो थोरियम पाया जाता है, मालाबार तट। मालाबार तट माने केरल का तट, ये अरब सागर से सटा हुआ है। माने अरब सागर के तट पर जो मालाबार तट है, जो केरल के तट पर बालू पाई जाती है, उस बालू में को मोनोजाइट कहते हैं। उस मोनोजाइट एस्क में थोरियम पाया जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके घर में जो बालू आता है वो कहां से आता है? कहेंगे सर वो तो गंगा नदी का है, सर वो तो सोन नदी का है। तो आप गंगा और सोन नदी के जो बालू लाते हैं, वही बालू मालाबार तट की है, और जिसमें उसे मोनोजाइट कहते हैं। उस मोनोजाइट में 75% थोरियम पाया जाता है।
अब जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग को ये क्लास समझ में आ रही है। क्या आप लोग प्रतिदिन 9:30 लाइव आएंगे? क्योंकि 1 घंटे से क्लास चल रही है, 9:30 लाइव आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आप इस वीडियो को शेयर तो करिए भैया, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, शेयर तो करिए यार। इतनी मेहनत से हम लोग 10-10 साल पढ़े हैं, तब जाके इतनी जीएस तैयार हुई है। आज का नहीं मसाला है, तो शेयर तो कर दीजिए यार। आज के समय में एक टीचर की कोई कीमत ही नहीं है। एक मजदूर एक दिन में 400 रुपए लेके जाता है, लेकिन हम जैसे मजदूर कुछ नहीं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? कितना यूनिक प्रश्न है, माने अगर आप इसको पढ़ेंगे बहुत ही यूनिक प्रश्न है। और यहीं से मुगल साम्राज्य लड़खड़ाना शुरू हुआ। अब बताइए किसके बाद से मुगल साम्राज्य लड़खड़ाना शुरू हुआ, माने लड़खड़ाना शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही आप बताएंगे आपका उत्तर होगा। है कोई माई का लाल, कोई माई की लल्ली जो बता दे? चलिए विद्या माई का समय, फटाफट वीडियो को शेयर और लाइक करिए। बताइए लाइक नहीं कर रहे हैं, पैसा कट रहा है भाई। इतनी मेहनत से पढ़ा रहे मालिक आप लोग को, शेयर तो कर सकते हैं। कम से कम 10-10 लोग को जोड़िए। प्रतिदिन रात 9:30 बजे, 9:30 बजे लाइव जीएस की चलती है। सरकारी नौकरी करना, जीएस पढ़ना है। सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको दुर्गेश सर टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे जुड़ जाइएगा। इसका उत्तर होगा औरंगजेब। इसे जिंदा पीर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिंदा पीर के नाम से जाना जाते हैं। मराठा जो साम्राज्य था, इसके संस्थापक कौन थे? देखिए मैं सभी को डिफाइन करूंगा। शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। मराठा के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? और कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करके बताइएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और मराठों का संस्थापक शिवाजी थे। अब आगे चलते हैं। मुगलों से पहली बार मुठभेड़ 1657 में हुई। कब हुई? 1657 ईस्वी में हुई। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। दक्षिण का वायसराय कौन था? औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिणी पश्चिमी भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके, कहां पे? लिख लीजिएगा, पुन्नार पर हमला करके 3 लाख हुण लूटे। जी हां, 3 लाख, लिख लीजिएगा, 3 लाख हुण लूटे। हुण क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। है कोई इतिहासकार? यह अभियान मुगलों से संधि तक चला और इसी के बाद यह अभियान मुगलों से संधि तक चला और बाद में यहीं से द्वंद्व भी प्रारंभ हो गया। इसका उत्तर औरंगजेब होगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब, अच्छा एक बात बताइएगा कि वास्तव में औरंगजेब की जगह भारत का शासक किसे बनाया गया था? वास्तव में औरंगजेब जिस समय गद्दी पर बैठा, वास्तविक गद्दी किसे दी गई थी? क्या है कोई माई का लाल? क्या है कोई माई की लल्ली? बताए। अच्छा बताइए कि वास्तव में औरंगजेब की जगह किसको गद्दी मिली थी और औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? देखिए, जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। अकबर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। इतना तो क्लियर हो गया, इतनी पीढ़ी। अब दूसरी बात, दारा सिको। दारा सिको, बहुत ही सही जवाब दिया गया है। दारा सिको, दारा सिको। एक प्रश्न पूछा गया था, मैंने मेंस लिखा था आईएएस का, तो वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था, यदि भारत का शासक औरंगजेब की जगह दारा सिको होता तो वर्तमान भारत की तुलना कीजिए। ठीक है, वर्तमान भारत की तुलना कीजिए, कल्पना कीजिए यदि औरंगजेब की जगह दारा सिको भारत का शासक होता तो दारा सिको के बारे में कोई 2 चीजें कमेंट करके बताइए। दारा सिको के बारे में कोई 2 चीजें कमेंट करके बताइए। आपको सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस पढ़नी है। केवल 2 बातें, 2 बातें, 2 बातें कमेंट करके बताइएगा कि दारा सिको के बारे में 2 बातें बताइएगा। सबसे बड़ा विद्वान था, जी हां, दारा सिको एक बहुत बड़ा विद्वान था। और दूसरा, उसने एक बड़ा काम किया था भारतीय इतिहास में। एक मुगल वंश में रहकर उसने एक बड़ा काम किया था। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको आगे पढ़ाता हूं क्योंकि क्लास 1 घंटे से ज्यादा चल रही है। प्रतिदिन 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाया करिए। इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। हुण का मतलब होता है सोना। और बताइए कमेंट करके हुण का मतलब क्या होता है। सीटेड क्लास भी लग रही है, टेलीग्राम पे सभी लिंक मिलेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने सीरीज आपके लिए लाई है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और देखिए, डेली क्लास अगर आपको लेनी है तो आपको टेलीग्राम पे आपको कुछ नहीं, दुर्गेश सर सर्च करना है बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहना है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर
आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज आप ई लर्निंग दुर्गेश साथ देखना ना भूलिएगा। देखिए इसका उत्तर होगा बंधन बैंक। जी हाँ, जितने लोगों ने इसका उत्तर बंधन बैंक बताया है सभी के जवाब सही थे, बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक भारत की बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में है। कोलकाता का पुराना नाम क्या था? फटाफट कमेंट करके बताएं, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? यह 23 अगस्त 2015 में इसका नाम बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक का नाम पूर्ण बैंक शुरू कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्य बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। फिर आगे चलकर जून में इसे वाणिज्य बैंक के रूप में दे दिया गया। अच्छा ये बताइएगा कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कोलकाता का पुराना नाम क्या था? और कोलकाता भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? सभी लोग बताइए। कलकत्ता। जी हाँ, कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता एकदम राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, एकदम आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न मैं यहां से कोलकाता आ गया तो मैं पूछूंगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार कहां से सदस्य चुने गए थे? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में कहां से चुने गए थे? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है तो सबको जीएस पढ़नी है, वो भी रात 9:30 बजे। जी हाँ, रात 9:30 बजे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ये देखिए आप बहुत सारा जीएस पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ेंगे तो हम अपने अनुभव को भी आपके साथ साझा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने मेंस लिखा है 2-2 अटेम्प्ट, तो जीएस ऐसा नहीं है कि मेंस लिखने वाले की जीएस इतनी भी खराब नहीं होगी। जी हाँ, टेलीग्राम की लिंक डाल दीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक भी आप लोग से जुड़िएगा। देखिए क्या आपकी क्लास में कोई कमी लगी है? अगर कमी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। सहकारी समिति के गठन के लिए ये एक ऐसा संघ है जो पारस्परिक लाभ के लिए, देखिए ये सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो पारस्परिक लाभ के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वेच्छापूर्ण सहयोग करता है, और इसके गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। जी हां दोस्तों, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था, चौथा बताया था, वे सभी के जवाब एकदम सही थे। जी हां दोस्तों, डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया शेयर करिएगा। यह मेरी वास्तविक कमाई, एक अभ्यर्थी की मेहनत वही होती है जो मैं आपके बीच बता पा रहा हूं। मेरी जीएस की वही कमाई है जो मैं आपके बीच साझा कर पाता हूं। पश्चिमी घाट है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं पश्चिमी घाट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये आज की आखिरी क्लास है, आखिरी प्रश्न है। और टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना, अगर आपको डेली क्लास लेना है तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करिएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर जुड़ सकते हैं। सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ 1999 रुपये में 5 तारीख तक आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो 50% डिस्काउंट पे है। आइए इसका मैप बना के मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैप से हमारे जेहन में चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैप पे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन ये भारत का मैप है। ठीक है, जीएस में मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि कभी आपको कोई कमी नहीं होगी लर्निंग विद दुर्गेश पे। क्या आप लोग कल से लाइव रहेंगे 9:30 बजे? केवल हाँ या ना में कमेंट दीजिएगा। पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइएगा। मेरा 69,000 में हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां में बताइएगा पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है, पठार है, ढलान है या पहाड़ियां है? अब एक प्रश्न मैं पूछूंगा, 16 घास कहां पाया जाता है? 16 घास कहां पाया जाता है? जी हां दोस्तों, यहां पे आपको बताना है 16 घास कहां पाया जाता है। देखिए सरकारी नौकरी करना है तो आपको जीएस पढ़ना है। जी हां दोस्तों, जीएस आपके लिए अनिवार्य है।
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि 16 घास कहाँ पाया जाता है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे डेली क्लास की अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे एनसीईआरटी भूगोल चलती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह 8 बजे एनसीईआरटी भूगोल की क्लास चलती है, जिसे आप लोग देखना ना भूलिएगा। जी हाँ, सभी शेड्यूल। और 7:30 बजे शाम को विज्ञान चलती है। ये सभी क्लासेज आपके लिए सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तो 16 घास पश्चिमी घाट में मिलती है। पश्चिमी घाट है क्या? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, पश्चिमी घाट है क्या? आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को समझे। देखिए, ये क्या है? ये आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है। क्या है? दक्षिण भारत का हिस्सा है। यहां पे आप देखेंगे पीले कलर से, ध्यान से देखेंगे, जब आप विश्व का मैप, भारत का मैप देखते हैं तो यहां पे पीले कलर से इस तरह से ये मिलता है। ये पता है क्या है? ये पठार है। ये क्या होता है? ये पठार है। ये क्या है? इसे कहते हैं दक्कन का पठार, जिसका ढाल कहां पे है? जिसका ढाल इधर पे पूरब दिशा की तरफ है। इसलिए जितनी भी नदियां निकलती हैं वो पश्चिमी घाट में न जाकर पूर्वी घाट की तरफ आती हैं। जी हाँ दोस्तों, वे पूर्वी घाट की तरफ आती हैं, अर्थात बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, केवल 2 नदियों को छोड़कर। केवल 2 नदियों को छोड़कर। आइए उसके बारे में और सारी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने के बाद एक बात स्पष्ट होगा कि जब मैप में देखते हैं तो यह हिस्सा आपको पीला और यह हिस्सा हरा दिखता है। हरा का मतलब समझते हैं? ये पठारों की ढलान है, जिसे किसने काटा है? इधर अरब सागर ने काट दिया है। किसने काटा है? अरब सागर ने काट दिया। और इधर वाले को नदियों ने काटा है। किसे? नदियों ने और बंगाली खाड़ी की लहरों ने इसे काट दिया है। ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी है उसकी लहरें ने इसे काट दिया है। इसलिए यह क्या है? पठारों का ढलान है। यह क्या है? पठारों का ढलान है। जी हाँ दोस्तों, यह पठारों का ढलान है, जो जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? जी हां दोस्तों, भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या है? जी हां, हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? और भारत में, जी हां, पश्चिमी घाट भारत में हॉट स्पॉट भी है। और भारत में, जी हां दोस्तों, भारत में हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में है। इसका उत्तर पश्चिमी घाट होगा। और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट के पास यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल में साइलेंट वैली है। जी हाँ दोस्तों, केरल में शांत घाटी भी है। जहां पे राज्य पूछा जाए भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो वो होगा आपका केरल राज्य। अच्छा, एक बात और पूछेगा, भारत में सबसे पहले वर्षा कहां होती है? भारत में सबसे पहला वर्षा ऋतु की वर्षा कहां होती है, किस लिए होती है? तो दोस्तों वह होती है ITCZ की वजह से। जब आपको पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा ITCZ क्या होता है। इसकी वजह से भारत में सबसे पहली वर्षा कहां होती है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, मास्टर बनना है, तो आपको GS पढ़ना पड़ेगा। 60 नंबर की तैयारी आपको 9:30 बजे प्रतिदिन कराई जाएगी, जिसमें 10 नंबर की GS, 30 नंबर का विविध, 5 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का साइंस, मिलाकर प्राइमरी और जूनियर की 60-60 नंबर की सीरीज होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। भारत में सबसे पहले वर्षा केरल के तट पर होती है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून को प्रति वर्ष 1 जून को केरल के तट पर होती है और 12 जुलाई आते आते संपूर्ण भारत में वर्षा हो जाती है। लेकिन सबसे पहले केरल में होती है 1 जून को वर्षा, और सबसे ज्यादा मासिन राम में होती है। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। अब आप लोग, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। आपकी इच्छा है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा। प्रतिदिन 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आइएगा। सभी क्लास, क्योंकि एनसीईआरटी की 3-3 क्लासेस चल रही हैं, उसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूंगा, आपको बताना है। सभी लोग से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, मैं जवाब देंगे आप लोग। किस सम्राट ने भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया था? किस शासक ने भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया था? सभी लोग कमेंट करके बताएं, किस शासक ने भारत में पहला मुद्रा
रुपया मुद्रित हुआ था, माने मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? फटाफट कमेंट करिएगा। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। यह मेरे मेहनत का वास्तविक परिश्रम होगा अगर आप इसको शेयर करेंगे। कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाइएगा। जैसे मैं आप तक पहुंचाया हूं वैसे आप भी इसे 10 लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूं, जैसे आप वैसे मैं। बेशक 69,000 में मेरा चयन हो गया है, लेकिन मैं आपके लिए आज ही बेहतर करता हूं। सोने की मुद्रा नहीं पूछा, केवल रुपया पूछा है, तो भैया शेरशाह सूरी लिख लीजिएगा, शेरशाह सूरी है। जी हाँ, अच्छे प्रश्न पूछूंगा। चमड़े की मुद्रा सबसे पहले किसने जारी की थी? बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी। चमड़े की मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? भारत में चमड़े की मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? बताइए, किस शासक ने चमड़े की मुद्रा जारी की थी? आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। क्या आज कल से आप लोग 9:30 बजे लाइव रहेंगे? क्या आप लोग कल से 9:30 बजे लाइव रहेंगे? क्या कल 9:30 बजे आप लोग जीएस की सीरीज में रहेंगे? क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस की महागाथा सीरीज 60 नंबर की, क्योंकि अगर किसने चमड़े की मुद्रा जारी की थी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं अगर आप कहें तो। चमड़े की मुद्रा किस शासक ने जारी की? देखिए, जीएस मेरा कमांड, क्योंकि मैंने दो दो बार आईएएस मेंस लिखा है, फिर मैंने एमपीपीएससी मेंस लिखा है, तो आप ये सोच सकते हैं जीएस में कितना, क्योंकि जीएस किसी का तैयार तो होता नहीं, लेकिन एक अच्छा कमांड होता है। इतना मैं कह सकता हूं कि मैंने दो दो बार मेंस लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि जीएस में क्या कमांड होगा। ठीक है, बाकी घमंड नहीं है, विश्वास है, आप हमारा साथ देंगे, हम आपको सिलेक्शन तक जरूर ले जाएंगे। देखिएगा, अच्छा कुछ लोग बता रहे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था। जैसे हमारी मोदी सरकार ने नोटबंदी किया था, माने नोट को चेंज किया था, तो उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा। देखते हैं आज कौन जवाब देता है कि किस शासक ने भारत में चमड़े की मुद्रा जारी की थी। इसका जवाब हम कल देंगे, और यह भी बताएंगे यह मुद्रा सफल क्यों नहीं रही। पता है चमड़े की मुद्रा सफल क्यों नहीं रही? शेरशाह सूरी गलत जवाब। शेरशाह सूरी गलत जवाब। चमड़े की मुद्रा इसलिए सफल नहीं रही क्योंकि भैया चोर डाकू से ज्यादा उसे कुत्ते और बिल्लियों से बचाना पड़ता था। आप सोचिए, अगर चमड़े की मुद्रा है तो कुत्ता खा जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, इसलिए चमड़े की मुद्रा सफल नहीं रही। एक शासक है जो शेरशाह सूरी से हारता है, और हारने के बाद वह जब भटकता है दर दर, तो उस समय अपने शासक होने के नाते उसके पास मुद्रा नहीं होती, तो उस समय वह चमड़े की मुद्रा जारी करता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब आप उसका उत्तर बताएंगे। जी हाँ, वह शेरशाह सूरी से हार जाता है। हारने के बाद वह दक्षिण भारत की गलियों में टहलता रहता है। यहाँ पर उसी समय वह एक मुद्रा जारी करता है जिसको होती है चमड़े की मुद्रा। वह सफल नहीं होती, लेकिन उसका नाम स्वर्णिम अक्षर से इतिहास में दर्ज हो जाता है। जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में किस शासक ने चमड़े की मुद्रा जारी की थी। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब आप लोग बताइएगा। कल मैं इसको बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है। और ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1999 में 5 जुलाई तक सभी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की, जिसमें संपूर्ण क्लास और नोट्स आपको मिलेगी तब तक जब तक यह परीक्षा ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 बजे कल से कितने लोग लाइव रहेंगे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप भी अध्यापक हैं, मैं भी अध्यापक हूं। हम एक अध्यापक होते हैं, और हमारी सैलरी दिन क्या होती है? एक मजदूर आता है, एक दिन मेहनत करता है, 400 रुपये उसकी मजदूरी होती है, और हम जैसे लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग उसे शेयर नहीं करते। माने हमारी नॉलेज एक मजदूर से भी बदतर है, एक श्रमिक से भी बदतर है। बेशक श्रमिक पूरे देश को चलाते हैं, श्रमिक किसान पूरे देश को चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी वो स्थिति नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है एक शिक्षक को लाइक और शेयर कर देना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए मेरी मेहनत, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। ईश्वर करे जितने लोग इन वीडियो को शेयर और लाइक करें वो अगली बार एक अध्यापक के रूप में उभरे। प्रतिदिन 9:30 बजे हम आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करने के पैसे नहीं लगेंगे, केवल 10-10 लोग को शेयर करिएगा, 10-10 लोगों तक पहुंचाइएगा। जी हाँ, इसका उत्तर मैं कल बताऊंगा कि भारत में किसने चमड़े की मुद्रा जारी की थी। जी हाँ, चमड़े की मुद्रा जारी किसने की थी वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है?
सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहें और विदा लेते रहें प्रतिदिन 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं यार, पैसे नहीं कटेंगे मालिक। धन्य है आप लोग, 500 की संख्या होने जा रही है लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। शेयर तो कर सकते हैं आप लोग, इतनी तो कृपा कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगना पड़ा है। कोई बात नहीं, लाइक शेयर मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। जी हाँ, सुबह 8 बजे एनसीईआरटी क्लास के लिए टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस, 3 दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। जी हाँ, आपने सही बताया। एकता जी, आपका जवाब सही था। शबनम खातून, बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जिस जिस जिले से अपने जिले में शेयर करिएगा। बाय बाय। 3 दिसंबर कंप्यूटर दिवस, 2 दिसंबर 2 दिसंबर कंप्यूटर, 3 दिव्यांग और 1 एड्स दिवस। मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को क्या शेयर करेंगे आप? चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। अब हम चलते विदा लेते हैं। कल मिलते हैं 9:30 बजे इसी चैनल पर जीएस के और 72 क्वेश्चन के साथ, जो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, गुड बाय। आपको बेहतर लगे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। एक बार क्वेश्चन अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको एक करके दिखा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए था। दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा प्रश्न था, चौथा प्रश्न था जिसकी संपूर्ण व्याख्या किया है। अगला प्रश्न था, ये भी प्रश्न था, वास्को डी गामा, उत्तर प्रदेश से दीपावली थारू, संविधान अनुच्छेद 343 पंचायती राज व्यवस्था, ऑक्सीजन खोज पिस्टले, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, साहित्य संगम साहित्य तमिल साहित्य, प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्य पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, कर्क रेखा भारत के असम से नहीं गुजरती है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, एक ग्रंथ जिसे अंतरसभ्य बृहस्पति सभ्य दोनों होते हैं अग्नाशय, मुद्रा बिल पास होने के लिए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और अगर केंद्र संसद ने पूछता तो लोकसभा अध्यक्ष, वनों की कमी से नगरीकरण प्रदूषण बढ़ता है, ये डी इसका आबादी, केंद्र सबसे बड़ा है। दिए गए प्रश्न में पांडिचेरी होगा, यनम कराईकल माहे, यनम पुदुचेरी कराईकल माहे, जीवित पक्षी बी हार्मिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी विश्व का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत में गिरते हुए शिशु दर, लिंगानुपात को बढ़ाना, महिलाओं सशक्त बनाना, श्वेत क्रांति, मैंने इसकी संपूर्ण व्याख्या की है सभी प्रश्न की, सभी तुरंत प्राप्त होता है ग्लूकोज, सोलर जापान, जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय है किन्नौर, चीन से हिमाचल प्रदेश, मोनोजाइट बालू है, थोरियम मिलता है 75% भारत के मालाबार तट से, मुगल मराठा के बीच ही हुआ औरंगजेब। तो ये सारे प्रश्न आप जानते रहिएगा। एचडीएफसी बंधन बैंक 10, पश्चिमी घाट पर्वतों का ढाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। किस शासिका ने गुलाब इत्र की खोजी थी? शासिका की मां थी। विकास चतुर्वेदी का सवाल आया है, आप लोग सुन लीजिएगा। किस शासिका ने गुलाब से इत्र निकालने की? तो शासिका की माता जी थी। ठीक है, हाँ जी, शासिका की माता जी थी। तो विकास जी वो शासिका की माता जी थी। तो आप लोग नाम बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है एकता जी, देखते हैं, बाय बाय।